अब बच्चों पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से गॉस प्रमेय या गॉस की प्रमेय, गॉस नियम जिसे कहते हैं, गॉस प्रमेय या गाउस गाउस नियम, गॉस प्रमेय या गॉस नियम। गॉस प्रमेय क्या है? तो बेटा गॉस प्रमेय बहुत ही आसान बात है। देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये याद रखना पड़ेगा, नियम है बच्चों आपको, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए बच्चों, ध्यान रखना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए संपूर्ण आवेश का, संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है मान लो ए, या कोई क्यू आवेश रखा है ऐसे, तो ये क्यू आवेश जब अंदर रखा है तो इससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? तो हमने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला है। अब ये प्लस क्यू आवेश है बच्चों, तो इससे वैद्युत क्षेत्रिकाएं बाहर की तरफ जाएंगी, और जब वैद्युत क्षेत्रिकाएं बाहर की तरफ जाएंगी तो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा भाई। जैसे तल से वैद्युत क्षेत्रिकाएं बाहर निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो हमने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए संपूर्ण आवेश का, उस पृष्ठ ने कितना आवेश घेर रखा है? क्यू आवेश, तो संपूर्ण उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना, संपूर्ण आवेश मान लो सिग्मा क्यू हो, संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए संपूर्ण आवेश का, संपूर्ण आवेश यानी Q1 Q2 Q3 Q4 यानी बहुत सारे आवेशों, सबको जोड़ करके लिख देंगे सिग्मा क्यू, ये जोड़ने का चिन्ह है सिग्मा। संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये गुणा में लिख दे रहे हैं, गुणा होता है, तो 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, ये होती है बच्चों गॉस प्रमेय। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये नियम है। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए संपूर्ण आवेश का, पृष्ठ द्वारा घेरे गए संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, उत्पत्ति अगर करें हम इसकी, उत्पत्ति या उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है, तो देखिए माना बहुत ही आसान तरीके से, माना कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, जो किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के केंद्र O पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के केंद्र O पर रखा है, ये रखा है। ठीक है, माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के, ये कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है या कोई बंद पृष्ठ क्षेत्र, कोई बंद क्षेत्रफल है, उसके केंद्र, उसके कहीं अंदर, उसके भीतर, केंद्र न कह करके उसके ए के भीतर, ऐसे कर दो, ए के भीतर बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको? हमने कहा माना
माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के भीतर, यानी ये क्षेत्रफल है कोई, इसके भीतर किसी बिंदु ओ पर रखा है, ये रखा है, ठीक है। अच्छा, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु P है, या कहें कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, यहां कोई बिंदु P है, ठीक है, यहां पर P है। यहां कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेते हैं बच्चों एक, जहां कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, पूरा क्षेत्रफल A, तो ये वाला सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है, dA, ठीक है। अच्छा, इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखी जाए प्लस क्यू के कारण, तो वो सीधी बाहर की तरफ E वेक्टर, और अगर ये जो तल है किसी कोण पर है, तो तल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो dA वेक्टर, कुछ इस प्रकार से, भाई तल थोड़ा झुका हुआ है, जैसे ये तल है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे सीधी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है उसके कारण तीव्रता तो सीधी जाएगी। अब ये तल हमारा ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसके कारण एंगल बना लेगा, तो क्षेत्रफल के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सीधी है। अब क्या है, तल थोड़ा झुका हुआ है, तो तल के साथ में तल का क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है। समझ में आया बच्चों? तो हमने कहा बिंदु P पर माना R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बच्चों सूक्ष्म फ्लक्स d फाई E बराबर, यहां सूक्ष्म लिख दो, निर्गत सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, निर्गत सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। समझ में आया? क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर ये सीधी है और तल थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो आपको मैंने बताया तो क्षेत्रफल सदिश होता है, जैसे तल है ये, तल का सदिश ऐसे लंबवत होता है, तो तल ऐसे झुक गया तो ये भी झुक जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बिल्कुल सीधी जा ही रही है वो ऐसे, तो तल ऐसे झुक गया, तो तल का जो सदिश है वो ऐसे हो जाएगा और तीव्रता ऐसे, तो यानी कि तल का सदिश थोड़ा तिरछा होगा क्योंकि ये तल ऐसे झुक गया है, तो तल का सदिश dA वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सीधी रहेगी, E वेक्टर, इनके बीच में कोण थीटा हो गया। तो मैं यहां पे कहूं कि सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो जहां सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर हो जाएगा। तो बेटा मैं कह सकता हूं d फाई E बराबर E इंटू dA कॉस थीटा। बोलो, इसे ओपन कर देंगे। अच्छा, प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तब प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या होती है, किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर होती है 1/4πε0 और Q/r²। ये समीकरण नंबर फर्स्ट बना दो। अच्छा, ये समीकरण फर्स्ट बना दो और ये सेकंड बना दो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में E का मान रख दो, तो थोड़ा आगे देखेंगे। समीकरण फर्स्ट में
ई का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में ई का मान रखने पर, बस मान रख दिया, बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। ई का मान रख दो तो डी फाई ई बराबर, ई की वैल्यू क्या है, ई 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। बोलो डी ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये हो गई, और ये डी ए कॉस थीटा ये लिख दिया। अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर, दोनों ये समाकलन कर दो तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स टोटल फाई ई हो जाएगा, तो इसे फाई ई लिख सकते हैं बराबर, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो कुछ चीजों को, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका समाकलन होना नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अच्छा एक काम करो, क्यू बाहर निकाल लो, ये ठीक है। अच्छा इसकी जगह पे बेटा क्या लिख सकते हैं आप, ये बताओ, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हो पहले ये बताओ, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे, ये इसे समाकलन को ऐसे ही रहने दो अभी, ये फाई ई बराबर, ये समाकलन का चिन्ह लगा रहने दो, इसकी डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी ओमेगा, है ना, जैसे अभी पढ़ाया था मैंने आपको, कहां पढ़ाया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में यही पढ़ाया था, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये घनकोण डी ओमेगा के बराबर होगा। तो यहां से देखेंगे तो ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसकी जगह पर, डी ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है, आप लिख देंगे चूंकि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा अब फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लो और क्यू को भी बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और ये संपूर्ण पूरे उसका पृष्ठ का घनकोण क्या होगा, ओमेगा। तो आप कह सकते हैं फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा क्यू ओमेगा की जगह पे, सॉरी इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा, ठीक है। अच्छा ओमेगा का मान क्या होता है, 4 पाई, तो फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू ओमेगा की जगह क्या आएगा, 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो बच्चों आ जाएगा आपका फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यही क्या है, गॉस प्रमेय है, यही क्या है बच्चों, यही गॉस प्रमेय है, यही गॉस प्रमेय है, ठीक है। अब आप कहेंगे सिग्मा क्यों नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि माना, या कहें यदि पृष्ठ के अंदर, यदि पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 डैश Qn आवेश उपस्थित हो, यदि पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 डैश Qn आवेश उपस्थित हो, तब कुल आवेश, तो पूरे आवेश को जोड़ देंगे, टोटल आवेश सिग्मा क्यू कहलाएगा,
कुल आवेश क्या होगा, सिग्मा क्यू होगा। तब इस वैल्यू को आप कैसे लिख देंगे, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट और क्यू की जगह पे सिग्मा क्यू। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल गॉस प्रमेय ऐसे